हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंकस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर और टॉपिक दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक में कोई वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी मैं उस पर वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग को किसी भी तरह के पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसके जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको सिस्टमेटिकली एक जगह पर रिकॉर्ड करना, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, हम उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत है, भारत के पूरे विश्व में बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते होंगे, उसको सिस्टमेटिकली एक साल का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना आपको। अगर हम बात करें, जब हमने कहा कि इसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का क्या मतलब कि इसके अंदर हमारे चार चीजें आती है: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन और कैपिटल ट्रांसफर। सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबल। देखिए, विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई भी गुड्स जो एक दूसरे से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हुए जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस उसको देख सके, छू सके, यानी जितने भी गुड्स है वो जनरली क्या होते हैं, विजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। जो सर्विसेज होते हैं वो हमारे इनविजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। एक देश दूसरे देशों से बहुत सारा सर्विसेज लेते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस, तो ये भी क्या होते हैं, दूसरे देशों में ट्रांसफर होते हैं। तो विजिबल में आपके गुड्स आ जाएंगे, इनविजिबल में आपके सर्विसेज आ जाएंगे। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांजेक्शन, जैसे किसी तरह की कोई चीज गिफ्ट सेंड किया जा रहा है, कोई रेमिटेंस दिया जा रहा है, तो ये सारे किस में आते हैं, यूनिलेटरल, जिसे वन साइडेड ट्रांजेक्शन भी कहती है। उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आता है, यानी कि कोई भी सामान हमने वहाँ पे फॉरेन कंट्री में कोई परचेज किया, कोई इन्वेस्ट किया है, या फॉरेनर ने हमारे देश में कोई तरह के कोई गुड्स को खरीदा है, तो परसेट्स को बेचना, खरीदना, विदेशों से उधार लेना या उनको उधार देना, ये सारे किसके अंदर आते हैं, कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आती है। तो इन सबको मिलाकर ये कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी स्ट्रक्चर वही है कि एक तरफ क्रेडिट साइड, दूसरी तरफ डेबिट साइड होगा। क्रेडिट साइड में सारे हमारे इनफ्लो आते हैं, यानी कि जब भी हम किसी भी गुड्स को बेचेंगे जो हमारे पास फॉरेन करेंसीज आएगी वो कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। और जब कुछ भी हम खरीदेंगे फॉरेन कंट्री से तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारा पैसा वहाँ पे क्या होता है, आउटफ्लो होता है। इनफ्लो क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, आउटफ्लो डेबिट साइड पे। डेबिट कहते हैं ना, यहाँ पे आपको दिखाना है डेबिट वट, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एक्सचेंज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि अकाउंटिंग सेंस के हिसाब से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है अकाउंटिंग सेंस से, यानी कि डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के बराबर होती है। आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, हमेशा आपका बैलेंस होता है, इक्वल आता है। बट अगर हम अकाउंटिंग सेंस से बोले तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल ही आएगा। ये आपका बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये आपका सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस कब होगा, जब का क्रेडिट साइड यानी कि इनफ्लो ज्यादा होगा कंपेरेटिवली आउटफ्लो से, यानी कि ज्यादा रिसीव कर रहे और कम हम उसको दे रहे, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सरप्लस। और डेफिशिएट उसका ऑपोजिट, जब हमारी क्रेडिट साइड कम हो जाएंगे, इनफ्लो कम हो जाएगा, हमारा आउटफ्लो बढ़ जाएगा, डेबिट बढ़ जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएट। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा बैलेंस होता है, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमेशा इक्वल नहीं हो सकती। ये बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएट भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ज़्यादातर हमारे देश में आज़ादी से लेकर अब तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ज़्यादातर डिसइक्वल रहा है, यानी कि ज़्यादातर डेफिशिएट ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये सब हम जो बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल, सर्विसेज, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन, सभी को अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर केवल और केवल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स से रिलेटेड जो भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही केवल दिखाया जाता है। केवल विजिबल आइटम्स को ही यहाँ पे शो किया जाता है। इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांजेक्शन इनको यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस याद रखना है आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है कि इसमें केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स होते हैं वो यहाँ पे शो किया जाता है, और यहाँ पे सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन चाहे विजिबल हो, इनविजिबल हो, यूनिलेटरल हो या कैपिटल ट्रांसफर हो, सारे यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, वो नैरो कॉन्सेप्ट हुआ। ये क्या है, वाइडर कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल विजुअल दिखा रहे, इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दिखा रहे। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अनफेवरेबल हो जाता है तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड से कभी भी
बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा कंसेप्ट है, ये इसी का एक पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक जस्ट एक पार्ट है, इसमें केवल विजिबल आइटम्स को ही दिखाया जाता है। इसीलिए इसके डेफिशिएंसी को, इसके डिसिप्लिन को इसमें से पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड डिसिप्लिन में अगर वो अनफेवरेबल है तो इसमें से इसको पूरा किया जा सकता है फेवरेबल बनाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। चलिए आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो बेसिकली इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में हम बात करेंगे तो बेसिकली यहीं से बात कर लेते हैं कि विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, इन तीनों को जहाँ पे दिखाते हैं वो हमारा कौन सा होता है? करंट अकाउंट। और जितने भी हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं वो किस में आते हैं? डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी कि यहीं से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दिखाया हमने, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर। जो फर्स्ट 3 है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, वो तो आपका कहाँ पे आ जाएगा? करंट अकाउंट में। और जो कैपिटल ट्रांसफर है, यानी कि एसेट्स को खरीदना, बेचना, उधार देना, उधार लेना, ये सब कहाँ पर आता है? आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो चलिए हम इसको आगे कंसिडर करते हैं। ओके, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं करंट अकाउंट के अंदर? विजिबल आइटम्स बता दिया मैंने, विजिबल यानी कि गुड्स, इनविजिबल हमारे सर्विसेज, वन साइडेड, यूनिलेटरल। ठीक है, जो भी हमने देखो एसेट्स खरीदेंगे या बेचेंगे वो तो हमारा कैपिटल के अंदर आएगा। बट अगर किसी एसेट्स के ऊपर हम कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं या हम कोई पेमेंट्स दे रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या दिखाता है? हमारा जो करंट ईयर की जो कंट्री की जो इनकम है उसको चेंज दिखाता है। एक साल के अंदर जितना भी हमारा करंट ईयर की इनकम चेंज हो रही है, यानी कि बेसिकली इनकम का कंसेप्ट है और ये एक तरह से एसेट्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें भी याद रखना है आपको कि इसके अंदर केवल एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाया जाता है। इसमें हमने बोरो, उधार लिया या उधार दिया, हमने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया या फॉरेनर ने हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट किया, इसमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चेंजेस आते हैं वो सब यहाँ पर शो करते हैं। तो ये हमारा जो करंट अकाउंट हुआ है वो सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएंट भी हो सकता है। सरप्लस जब हमारा क्रेडिट आइटम ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें दिखाया कि जितने भी हमारे इनफ्लो होते हैं उसे क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं और जो आउटफ्लो होते हैं हम उसे डेबिट साइड पे दिखाते हैं। अगर हमारा इनफ्लो ज़्यादा है डेबिट साइड से यानी कि आउटफ्लो से, तो हमें क्या हो जाएगा? सरप्लस। और करंट अकाउंट डेफिशिएंट कब हो जाएगा? उसका ऑपोजिट, यानी कि डेबिट साइड क्या है? कि ग्रेटर है, यानी कि आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेबिट साइड, यानी कि करंट अकाउंट डेफिशिएंट। उसी तरह से कैपिटल अकाउंट में भी वही है कि क्रेडिट से ग्रेटर हो गया तो सरप्लस, अगर डेबिट साइड ग्रेटर हो गया तो डेफिशिएंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली हम इनकम दिखाते हैं कि हमारे विजिबल, इनविजिबल, वन साइडेड ट्रांजेक्शन, कोई भी इंटरेस्ट हमने रिसीव की, पेमेंट की, वो सब यहाँ पे शो किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली आता है क्या? एसेट्स और लाइबिलिटी। हमने कहीं पे विदेशों में सामान खरीदा, एसेट्स खरीदा, विदेशों ने हमारे देश में एसेट्स खरीदा है, हमने फॉरेन कंट्री से कोई लोन लिया या हमसे किसी ने लोन लिया। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है, जब एसेट्स और लाइबिलिटी की रिलेटेड चीज़ें होती है उसको यहाँ पर दिखाती है। अगर हमके डिफरेंस की बात करें तो याद वही है कि इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली चेंज, जो कैपिटल में चेंजेस आती है उसको यहाँ पे दिखाते हैं। और ये हमें क्या दिखाता है? चेंज इन द कंट्रीज इनकम की, एक कंट्री की इनकम में जो चेंजेस आती है वो हमें करंट अकाउंट बताता है। ये स्टॉक ऑफ द कंट्री है, ये फ्लो कंसेप्ट है, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, ये तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात हो गई। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसको दो भागों में डिवाइड करोगे, फिर दोनों में डिफरेंस कर लिया तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा क्या? ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। देखिए ऑटोनोमस आइटम कौन से होते हैं? सारे जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती है जो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया जाता है, वो हम क्या बोलते हैं? उसको ऑटोनोमस। और जो एकोमोडेटिंग नाम से ही लग रहा है कि ये किसी लिए क्या आता है कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिशिएट हो जाता है, ठीक है, सरप्लस या डेफिशिएट हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब इस तरह के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग। एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना। ऑटोनोमस जो होगा ही होगा, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं। तो ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से इंडिपेंडेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है या डेफिशिएट है, ये ट्रांजैक्शन करना है तो करना है। बट ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या आता है? अगर सरप्लस है तो उसको ठीक करना बैलेंस, या डेफिशिएट है तो उसको बैलेंस करने के लिए ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। इसके अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दोनों ही आते हैं।
इसमें बेसिकली जो हमारे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी को यहाँ पर शो किए जाते हैं। फिर अगर बात करें तो इसको ये भी बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स और उसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। कई बार एग्जाम में आया है कि अबव द लाइन आइटम्स क्या मतलब है, ऑटोनोमस, बिलो द लाइन आइटम्स मतलब है एकोमोडेटिंग। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए क्या आता है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या आता है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई रिलेशन, या बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या आता है, इसमें केवल कैपिटल ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, इसमें कैपिटल और करंट दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को शो किया जाता है। तो इजीली ये चैप्टर इतने इजी है कि अगर 1 से 2 बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं डेफिशिएट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी हमने देखा था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, बट हमने बताया यहाँ पे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आज़ादी से लेकर अब तक हमेशा ही क्या रहा है, वो डिसइक्विलिब्रियम, और वो भी कौन सा, डेफिशिएट वाला। तो डेफिशिएट हमने क्या बताया कि जब हमारे डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि हमारा फ्लो क्या है, आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, यानी कि हम विदेशों को कम सामान बेच रहे हैं, विदेशों से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, डेफिशिएट होता है। अब रीज़न क्या है कि आज़ादी के इतने साल हमें हो गए बट हमारे अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिशिएट क्यों है, क्यों सरप्लस या बैलेंस में नहीं हो पा रहा है। तो इसके 3 बेसिकली रीज़न है। पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर, तीसरा सोशल फैक्टर। देखिए आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आप आंसर को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जब आप ऐसे क्लासीफाई करती हो कि ये इकोनॉमिक फैक्टर है या पॉलिटिकल फैक्टर है या सोशल फैक्टर है, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, आप उसको ज़्यादा मार्क्स देता है। तो इसीलिए कोशिश क्या करो कि आंसर को अच्छे से लिखना। देखो मार्क्स हर कोई पढ़ता है, लेकिन अच्छे मार्क्स उसी के आते हैं जिसके राइटिंग जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपको वर्ड पे काम करना है, कैसे वर्ड यूज़ करना है, कैसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो ही जो 90+ मार्क्स आते हैं उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनकी राइटिंग कंटेंट बहुत अच्छा होता है, स्किल बहुत अच्छी होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री की तरह आपको ऐसा नहीं है कि स्टोरी लिखनी है, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है और सही वर्ड के साथ लिखना है। तो पहले हम बात कर चले इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से इकोनॉमिक रीजन है जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट हो रहा है। तो पहला रीजन है डेवलपमेंट एक्टिविटी। हमें पता है कि भारत के अंदर जब हम आज़ाद हुए थे तब में से ही भारत में बहुत ही बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, तेज़ी से तेज़ी हमें अपने इकोनॉमी को डेवलप करना था। तो हम बड़ी बड़ी मशीनरी टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से मंगाई, विदेशों से मंगाई, और जिसके कारण हमने बड़ी सारी पेमेंट, हमारा फॉरेन जो रिजर्व है वो उनके पास चला गया। दूसरी बात करें हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारे देश में आपको पता है हमेशा डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम है, तो इस टाइम में क्या होता है कि चीज़ों की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम में जो डोमेस्टिक गुड्स की प्राइसेस होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए जो हमारे इंटरनेशनल गुड्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्री गुड्स होते हैं, वो सस्ते लगते हैं और उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर विदेशों से सामान हमारे मंगाना पड़ता है। तीसरा साइक्लिक फ्लक्चुएशन। आपको पता है हर एक इकोनॉमी के अंदर ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, एक तेजी का मंदी, तेजी आता है, फिर मंदी आता है, फिर तेजी। जब तेजी का टाइम होता है तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो हमें बाहर से सामान मंगाने पड़ते हैं ताकि लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो फिर से हमने बाहर से सामान मंगाए तो हमारा फॉरेन रिजर्व बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे क्यों हमें बाहर से बार बार सामान मंगाने पड़ रहे, कौन कौन सी वो रीज़न है। दूसरा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। आपको पता है कि अंडर डेवलप कंट्री या जो भी डेवलपिंग नेशंस होती हैं वो हाई डेवलप कंट्री से बड़े बड़े तरह के सर्विसेज मंगानी पड़ती है, उनके स्पेशलाइजेशन की, उनके एक्सपर्ट की, उनके नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसके रूप में बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट उनको पे करना पड़ता है, और इसीलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की। तो आपको पता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो किसी भी इकॉनमी के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर स्टेबल ना हो तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, जो फॉरेन होते हैं, बेसिकली फॉरेनर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। बार बार सरकार, आपको पता होगा हमारे देश में 1989 से लेकर 1990 की बात करें तो साल भर के अंदर इलेक्शन हुए, 13-13 दिन के अंदर सरकार गिरी है, इतने ज़्यादा प्रधानमंत्री, इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर। 1989 से 1999 के बीच में देखा गया है कि बार बार फ्रिक्वेंट इलेक्शन, बार बार सरकार गिर रही है। जब सरकार गिरती है तो पॉलिसी चेंज होती है, प्रोग्राम्स चेंज हो जाते हैं, और ऐसे जगह पे जो फॉरेनर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे पता नहीं सरकार बदल जाएगी तो सरकार की पॉलिसी बदल जाएगी, उनको नुकसान हो सकता है, उनके बिजनेस प्रॉफिट को नुकसान हो सकता है, और इसीलिए ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रुक जाती है। फॉरेनर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, तो जिसके कारण हमारे देश में फॉरेनर से पैसा आता नहीं है, और बार बार इलेक्शन से क्या होता है कि अननेसेसरी चीज़ों की जो प्राइस होती है बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आता है, फिर हमें फॉरेन से सामान को मंगाना पड़ता है।
तो चाइना में हमने देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स है सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पिछले कुछ सालों से जो देखा गया है, जिसके कारण हमारे देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो कम इन्फ्लो हुआ है। हालांकि अभी जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तब से काफ़ी स्टेबिलिटी भी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बढ़े हैं, तो हम उससे पहले की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्शन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब डेवलप देशों के कांटेक्ट में अंडर डेवलप या डेवलपिंग देशों के लोग आते हैं तो उनकी जो डिमांड होती है वो उस तरह के जो रहन सहन होते हैं, उन तरह के जो पहनावे होते हैं, उनके जो टेस्ट प्रेफरेंस होते हैं, उन्हीं के तरह के वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि आपको देखा इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग तो अमेरिकन कस्टम्स को, अमेरिकन टेस्ट को, अमेरिकन फूड स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को, उनके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करें। आप उनकी तरफ डिमांड करोगे तो उन्हीं की तरह गुड्स पहनना पसंद करोगे, उन्हीं की तरह आप कपड़े पहनना पसंद करोगे। तो जिसके कारण क्या होता है कि उनके जो फॉरेन, आपको पता होगा अभी ज़्यादातर लोग यंगस्टर के अंदर देखा होगा कि हमारे जो इंडियन गुड्स होते हैं उसको क्रेज़ नहीं है, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनके टूवर्ड्स उनके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, उनकी जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है वो उन्हीं के टूवर्ड्स है। तो उन्हीं को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं और इसीलिए बाहर से और जिसकी डिमांड होगी वही ऑटोमेटिक सामान मार्केट में बिकेगा। तो उनके जो हमारे जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आए हैं जो कस्टमर्स के, जो हमारे यंगस्टर के, जिसके कारण फॉरेन गुड्स की डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण हमारे आज़ादी के बाद भी बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी इक्वल या सरप्लस नहीं आया, हमेशा डिफिसिट रहा। लेकिन आपको पता है कि जो मोदी की गवर्नमेंट आई, जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार बार बार आपको पता है मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो यंगस्टर हैं वो भी हमारे जो इंडियन गुड्स है, डोमेस्टिक गुड्स है, उसको प्रेफर कर रहे हैं। तो बाय द टाइम हो सकता है कि आने वाले टाइम में या बहुत जल्दी हमें ये डिसइक्विलिब्रियम खत्म हो जाए, हम बैलेंस या सरप्लस की ओर बढ़ जाए, ऐसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत छोटा और ईजी था। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।